everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kamini Singh and today we are going to talk about a very simple and a very easy topic, that is eutrophication. आज हम इसमें इसके sources, इसके causes और इसके effects के बारे में बात करने वाले हैं और end में एक previous year question भी देखेंगे कि किस तरीके के question इस particular topic से पूछे जाते हैं। और आपको इस वीडियो में जो भी पीडीएफ दिखाया गया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पे आप क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन की, तो नेचुरल एजिंग ऑफ वाटर बॉडी, यानी कि वाटर बॉडी की जो नेचुरल एजिंग है, नेचुरल तरीके से जो वो एज करती है बिकॉज ऑफ मिनरल एनरिचमेंट ऑफ वाटर, यानी कि मिनरल एनरिचमेंट हो जाता है जब वाटर बॉडी में मिनरल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं, तो नेचुरल एजिंग का प्रोसेस होता है वाटर बॉडी का। फॉर एग्जांपल लेक्स में, पॉन्ड्स में, उसी को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस अगर नेचुरली हो तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है। रिवर लेक्स एंड पॉन्ड्स जो है वो अपने आप को रिप्लेनिश कर सकते हैं विद टाइम। बट जब ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये प्रोसेस होता है, तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है और ये हार्मफुल भी है एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए। अब देखते हैं इसके ह्यूमन कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला कॉज है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना। हम अपने हार्वेस्ट को बढ़ाने के लिए जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं उसकी वजह से मिनरल एनरिचमेंट हो सकता है वाटर का। उसके अलावा डिटर्जेंट्स का यूज, उसके अलावा पुअर सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि अगर सीवेज वाटर जो है उसको ट्रीट करे बिना हम वाटर बॉडीज में छोड़ रहे हैं तो उसकी वजह से भी यूट्रोफिकेशन हो सकता है। अब इसका एक मोटा मोटा ओवरव्यू समझ लेते हैं कि बेसिकली इसमें होता क्या है। यूट्रोफिकेशन में जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है, जो कि प्लांट्स को चाहिए अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो ये दो मिनरल्स की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब फर्टिलाइजर्स को जब हम सॉइल में डालते हैं तो इन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ही डालते हैं, यानी कि जो सॉइल है उसमें उतना न्यूट्रिएंट नहीं है, डायरेक्टली वो न्यूट्रिएंट नहीं ले पा रहा है प्लांट, तो हम उसकी वजह से फर्टिलाइजर डालते हैं कि उसे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट मिल सके और उसकी रिक्वायरमेंट जितनी है वो सब फुलफिल हो सके और हमें ज्यादा से ज्यादा हार्वेस्ट मिल सके। अब जब फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, अगर वो नॉर्मल क्वांटिटी में यूज किया जाए, जितना रिक्वायर्ड है उतना यूज किया जाए, तब तक तो चीजें ठीक चलती हैं। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजर का एक्सेस में यूज होता है, जो फर्टिलाइजर है वो पानी के साथ कैरी अवे हो जाता है, या तो रेन वाटर के साथ या फिर किसी सोर्स ऑफ वाटर के साथ, वो किसी वाटर बॉडी में जाकर मिल जाता है। तब उस वाटर बॉडी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा हो जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर्स जो हैं वो एनपीके एनरिच्ड ही होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। The nutrients in water body are utilized by plants. अब ये जितने nutrients water body में पहुंचे हैं वही वहां के plants, एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स, जो भी producers हैं, जो भी अपना खाना खुद बना सकते हैं photosynthesis के थ्रू, जिन्हें नाइट्रोजन और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट थी फॉर देयर न्यूट्रिशन, वो सारे के सारे ग्रो करने लगते हैं और एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम्स, यानी कि एल्गी का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना। वो इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो ब्लूम्स का फॉर्म ले लेते हैं, ग्रुप में एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और आपको वाटर दूर से पूरा का पूरा ग्रीन दिखाई देने लगता है। उस पर एक पूरी ऊपर एक फिल्म जैसी बन जाती है, एक पूरी लेयर जैसी बन जाती है। अब नेक्स्ट है कि इफेक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि हमने ये तो देख लिया कि हो क्या क्या रहा है। पहले न्यूट्रिएंट्स हमने फर्टिलाइजर्स के रूप में डाले, उसके बाद वो वाटर बॉडी में पहुंचे, वाटर बॉडी में पहुंचने के बाद प्लांट्स ने, यानी कि सिंपली प्रोड्यूसर्स ने उसको यूज किया फॉर फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद उनके जो नंबर है वाटर बॉडी में वो इंक्रीज हो गए। अब इससे इफेक्ट क्या क्या होने वाले हैं, इससे असर क्या क्या पड़ने वाला है। तो एल्गल ब्लूम्स होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर एक फिल्म जैसी बन जाएगी ग्रीन कलर की वाटर बॉडी के ऊपर, वो पहली चीज है जो कि हार्मफुल होती है। अब उसकी वजह से क्या क्या चीजें होती हैं, एल्गल ब्लूम की वजह से लेस लाइट पेनिट्रेशन, यानी कि सूरज
कि जो लाइट है वो पेनिट्रेट करके वाटर बॉडी के अंदर जाती थी, डीप लेयर्स में जाती थी, जहां पर और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें सनलाइट की जरूरत है, अब वो कम हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द फिल्म दैट इज फॉर्म्ड बाय द एल्गल ब्लूम्स, यानी कि एल्गी की वजह से जो ऊपर पूरा लेयर फॉर्म हो गया है उसकी वजह से सनलाइट का पेनिट्रेशन रुक जाता है। हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन हो जाती है। हाइपोक्सिया कंडीशन क्या होती है? ये बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, यानी कि उसे ऑक्सीजन सरवाइव करने के लिए कम मिल रहा है। अब ये होगा कैसे? जैसे कि मैंने कहा कि लाइट का पेनिट्रेशन कम हो जाएगा वाटर बॉडी के नीचे वाली लेयर्स में, वहां पर भी प्रोड्यूसर्स थे, वो अपना खाना बना रहे थे। अब जब वो खाना नहीं बना पाएंगे तो वो ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, यानी कि वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर छोड़ते हैं CO2। तो अगर लाइट पेनिट्रेट नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, तो हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन बनेगी, बिकॉज प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन देते थे और उससे ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता था। इसकी वजह से क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स की डेथ होनी शुरू हो जाएगी और डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, स्पेशली फिशेस, जो कि डिपेंडेंट हैं प्रोड्यूसर्स पर। ऐसे कंज्यूमर्स जितने भी हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वाटर बॉडी के, उन सब की डेथ होनी शुरू हो जाएगी, उनका पॉपुलेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब डेथ की वजह से क्या होगा? पॉइजनिंग ऑफ वाटर बॉडी, यानी कि वाटर बॉडी जो है वो, उसमें पॉइजन पैदा होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज अब ज्यादा ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं, उनको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर रहे हैं, वो भी कुछ ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हैं। तो एक ऐसा कंडीशन क्रिएट हो जाएगा कि जो पूरा एनवायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है पूरा वाटर बॉडी का, वो पॉइजनस हो जाएगा। तो ये सारे थे इफेक्ट्स इफ यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नॉट नेचुरली। अब यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, जो कि ग्राफ है किसका? बीओडी की क्वांटिटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन दर्शाने के लिए, और डीओ यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी कॉन्सेंट्रेशन को दर्शाने के लिए। अब बेसिकली डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन है जो कि वाटर बॉडी में डिजॉल्व है, वेरी सिंपल। और बीओडी वो है जो कि जितना ऑक्सीजन की डिमांड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी वाटर बॉडी में हैं उनको सरवाइव करने के लिए। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फर्टिलाइजर्स ऐड किए इस टाइम पर, तो क्या होगा कि जो डीओ था, नॉर्मली जो डीओ था यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन था, जो वाटर में ऑक्सीजन ऑलरेडी डिजॉल्व्ड है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, जो भी प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया ऑक्सीजन जो कि डिजॉल्व्ड है, उसका कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई था, और उसकी की वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो थी वो कम थी। बट ड्यू टू मिनरल एनरिचमेंट, यानी कि मिनरल ऐड हुआ है, अब जो प्लांट एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, इनका जो काम है ये ज्यादा करने लगे हैं, ये फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेंगे, ये ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर करेंगे, यानी कि इनकी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो एकदम से बढ़ जाएगी। और जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, क्योंकि ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का ही यूज करेंगे उस चीज के लिए, इसलिए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है ये कम हो जाएगी। तो बेसिकली ये भी एक इफेक्ट है इसका, यूट्रोफिकेशन का। ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बीओडी और डीओ का क्या क्या इन दोनों में रिलेशन है। तो ये आप इस ग्राफ की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लेक्स, यानी कि कितनी तरह की लेक्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितने न्यूट्रिएंट्स हैं उस लेक में या फिर उस वाटर बॉडी में। तो सबसे पहला है जिसको बोलते हैं ओलिगोट्रॉफिक, यानी कि इसमें क्या होता है? ओलिगोट्रॉफिक लेक्स में क्या होता है? लो न्यूट्रिएंट लेवल, इसमें न्यूट्रिएंट जो है, न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट है, बेसिकली हम यहाँ नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करेंगे, वो उनकी वैल्यू कम है, और लीस्ट प्रोडक्टिव होती हैं ये लेक्स, यानी कि इनमें जो प्रोडक्टिविटी है वो सबसे कम होती है। दूसरी तरह की लेक होती है मीजोट्रोफिक लेक, जिसमें मॉडरेट न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है और इसमें प्रोडक्टिविटी भी मॉडरेट रहती है। और लास्ट जो है जिसके बारे में हम अभी वीडियो में शुरू से पढ़ रहे हैं वो है यूट्रोफिक लेक, यानी कि इसमें हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू है और ये हाईली प्रोडक्टिव है, यानी कि इसमें प्रोडक्टिविटी का जो लेवल है वो सबसे ज्यादा है। तो इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, नेट दिसंबर 2019 में, पेपर 2 ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में पूछा गया है। वो क्वेश्चन
क्वेश्चन है इनफ्लक्स ऑफ हाई न्यूट्रिएंट लोड ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स इनटू एन एक्वेटिक इकोसिस्टम कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स। अब ये कह रहा है कि अगर किसी वाटर बॉडी में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में इनफ्लक्स हो जाए, यानी कि न्यूट्रिएंट का लोड नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स का बढ़ जाए, तो ये किस चीज को कंट्रीब्यूट करता है? पहला ऑप्शन है ओलिगोट्रोफिकेशन, दूसरा है पुअर प्राइमरी प्रोडक्शन, तीसरा है एक्सट्रीम ओलिगोट्रोफिकेशन और लास्ट है यूट्रोफिकेशन। नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। जिसने भी वीडियो पूरा देखा है वो प्लीज इस क्वेश्चन को आंसर करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। आप समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या है, बट आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 18 जो लास्ट ईयर दिसंबर में पूछा गया था, इसका आंसर क्या होना चाहिए। So that is all from my side. Thank you so much for watching the video, and if you like the content, please hit the like button. शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है। इसके अलावा कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। That is all for today. Thank you so much.